ओके, क्या डिस्कस किया था लास्ट हमने? आई गेस वी हैव डन विथ मोशनल ईएमएफ ना? मोशनल ईएमएफ कंप्लीट किया था हमने। ओके ग्रेट, एक बार समराइज करते हैं उसको. इफ वी टॉक अबाउट motional EMF, this my motional EMF was equal to B into L into V, or L vector dot V vector cross B vector in general. But actually अगर आप सब perpendicular होगा, so motional EMF का जो result आया था वो ये था BLV, where B stands for magnetic field, L stands for the length vector, and V stands for the magnetic velocity, right? ये आपको यहाँ से motional EMF दे देता है, करेक्ट है? ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर. Yes or no? We have discussed up to this much, na? Yes. Yes, sir. Sure. We'll make a question like based on this. मान लो कि ऐसा मेरा सरफेस है and we are having resistance here. इससे मेरा दो रेल है इस डायरेक्शन में and we have placed a rod here. पूरे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, कंप्लीट इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है and this magnetic field is in inward direction and this is of let's say 2 Tesla. 4 ohm, 2 मीटर है, इधर की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से. फाइंड करंट थ्रू रेजिस्टेंस. क्वेश्चन इज फाइंड करंट थ्रू रेजिस्टेंस. करंट थ्रू रेजिस्टेंस. चलिए सो जाओ. टू फाइंड द करंट थ्रू रेजिस्टेंस. फोर एम्पियर. ओके, कैसे करोगे आप इसको? सबसे पहले क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? बीएलवी. ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? फॉर वेट स्मृति, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया? 2 टेस्ला का, लेंथ 2 मीटर्स, cos 2 is getting 2 ampere into what? 4. so EMF कितना हो जाएगा? 16 ना, 16 वोल्ट, करेक्ट. अब अगर आप इस पे करंट निकालोगे, ओके, करंट कैसे निकालोगे? दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? EMF बाय रेजिस्टेंस. सो करंट विल बी इक्वल टू व्हाट? 16 by 4. करंट कितना आ जाएगा? विल इट बी इक्वल टू 4 एम्पीयर? 4 एम्पीयर के बराबर होगा करंट. Yes. वेरी गुड. क्लियर है सबको ये पॉइंट? Yes. आगे बात करते हैं. एक स्क्रीन शेयर करता हूं, आपको करना है क्वेश्चन सॉल्व. चलिए 27.11 दिख रहा है सभी को प्रॉपर्ली? 27 Yes. करिए. I'll hold for 2 minutes.
चलो करें इसको सॉल्व। हाउ विल बी अप्रोचिंग दिस? देखिए इसमें कैसा अरेंजमेंट दिया है कि ऐसे मेरे पास दो रेल्स है, ठीक है, और दोनों रेल के बीच में जो लेंथ दिया दैट हैज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे जो लेंथ दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर का है, ठीक। अभी क्या किया मैंने, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, दैट इज अ 5 ओम, ठीक है, और यहाँ पे एक रेल है, यहाँ पे एक रेल है, इसको इधर लेकर जा रहे हैं 4 मीटर पर सेकेंड से, और इस रॉड का रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है मुझे 10 ओम, दे हैव गिवन अस, है ना, रेजिस्टेंस दिया 10 ओम, इसको इधर लेकर जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड से, और इसका रेजिस्टेंस उन्होंने दिया है 15 ओम। So now they are saying it, and magnetic field is directed inward, and that is of 0.01 Tesla. ये है ना magnetic field का वैल्यू 0.01 टेस्ला। सो मेरे से पूछा गया कि बताइए 5 ओम के थ्रू करंट कितना होगा। Pranika is getting 0.616 milliampere. Let me check बेटा। I am having an answer as 8/55 milliampere. Just check करो डिवाइड करके 8/55। ओके 0.155। लेट्स सी अप्रोक्सीमेटली ठीक ही है। कैसे करोगे, इस वायर में मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा। अच्छा, विच विल बी एट हायर पोटेंशियल। इस केस में ये ऊपर वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा कि नीचे वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, पहले तो ये सोचो दोनों में से कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है। क्या ये ऊपर वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है कि नीचे वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है? देखिए समझना ये बात ध्यान से, पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अगर आप V क्रॉस B करोगे तो नीचे पॉइंट करेगा, मतलब यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट करेगा और इस वाले पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट करेगा। सो दिस विल बी एट हायर पोटेंशियल एंड दिस विल बी एट लोअर पोटेंशियल। सो बेसिकली इसमें जो बैटरी बनेगा वो बैटरी कुछ ऐसे बनेगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, E1, और E1 कितना हो जाएगा, E1 will be equal to what, BLV। so E1 कितना हो जाएगा 0.01 into लेंथ कितना दिया 10 into 10 raised to power minus 2 into वेलोसिटी कितना आ गया 4। so E1 कितना हो जाएगा 0.004 वोल्ट। will it be E1? होगा इतना E1 0.004 वोल्ट, right? this need be, so from here E1 will be equal to 0.004 वोल्ट। ये समझना था कि विच इज एट हायर पोटेंशियल। सो V इधर गया, B अंदर है, सो V क्रॉस B करोगे तो थंब नीचे पॉइंट करेगा। सो V क्रॉस B अगर हम कर रहे हैं, B अंदर की तरफ है, सो V क्रॉस B करोगे तो थंब नीचे पॉइंट होगा। सो हियर देयर विल बी द एक्युमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट करेगा। सो ऑफ कोर्स दिस इज एट हायर पोटेंशियल एंड दिस वन इज एट लोअर पोटेंशियल, तो बैटरी ऐसे कुछ बनेगा हैविंग EMF E1। Am I clear? Yes. ग्रेट, पक्का समझ में आया सभी को ये पॉइंट? Yes. नेक्स्ट हम इसका बैटरी निकालते हैं। नाउ वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, सो V क्रॉस B करोगे तो थंब ऊपर पॉइंट करेगा, इंप्लाइज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन होगा, हियर विल बी हैविंग दिस, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन होगा। सो इसमें जो बैटरी बनेगा, दिस बैटरी विल बी समथिंग लाइक दिस, एंड लेट्स से कि इसका EMF E2 हो गया। सो व्हाट विल बी E2 हियर, E2 कितना हो जाएगा
BLV सब परपेंडिकुलर है, E2 कितना हो जाएगा, B what we are having is 0.01 into 10 into 10 raised to power minus 2 into what 2, so E2 कितना हो जाएगा 2 into 10 raised to power minus 3 volt, इसको भी इसी फॉर्म में लिख देता हूँ, so E1 कितना हो जाएगा, this is what we are having E1 and E2। अब इसके बाद ये करंट का क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसमें से करंट ऐसे पास कर रहा है, लेट से I1 एम्पियर का, I1 चला गया, यहाँ से करंट I2 पास कर रहा है, I2 आ गया, इसमें करंट कितना पास करेगा, इट बी इक्वल टू I1 माइनस ऑफ I2, Yes. लगा दो KVL अभी, और क्या, यहाँ से आ रहा है E1 माइनस 10 I1 माइनस ऐसे जा रहे हैं हायर से लोअर, सो ओके नेट करंट इधर ही जाएगा, 5 into I1 माइनस ऑफ I2 इज इक्वल टू 0, फिर 15 हो जाएगा, सो व्हाट विल बी हैविंग 15 I1 plus 10 I2 is equal to E1, this will be my equation number 1। अब अगर आप इस पे बात करोगे कितना आ जाएगा, लोअर से हायर गेन माइनस 5I2, हाँ माइनस 5I2 करेक्ट, यहाँ E2 हो गया 15 हो जाएगा, I2 प्लस से माइनस आ रहा है तो गेन हो रहा है एक्चुअली, 5 into I1 माइनस ऑफ I2, ठीक है, I1 minus of I2 will be equal to what, 0, equation number 2। and अगर मैं इस equation 1 और equation 2 को solve कर लूंगा, so will I get the current value, cos तो कितना है तुम्हारा 2/35, let me check this, 2 divided by 35, 0.057 नहीं, बरोबर नहीं है, 0.057, answer was आंसर था 8/55, आंसर इज 0.145 मिली एम्पियर। क्या हो जाएगा फाइनली अगर हम करेंगे तो, हाँ फाइनली क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, प्लस हो रहा है ना, सो माइनस 5I1 plus 20I2, this will be my equation। So if you'll be solving them, you'll get the value of I1 and I2। So once you have the value of I1 and I2, इसमें करंट कितना जाएगा, I1 minus of I2, that is what they're asked। हो जाएगा सॉल्व Sir, हाँ, so equation 1 में 5I1 15I1 minus 5I2 आ रहा है, I guess. this is minus plus, yes correct, minus 5I2 बराबर, इसमें चेक कर लो, प्लस 5I1 इस तरह आ जाएगा तो माइनस माइनस हो गया, ये बराबर है। So ये equation number 1 और equation number 2, if we'll be solving them we'll get the value of I1 and I2। कर दो क्या सॉल्व, चलो कर ही लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, so कितना हो जाएगा 15I1 minus 5I2 is equal to E1, 8/35 हाँ ये 8/55 है बेटा, नॉट 35। और दूसरा कितना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 15I1 प्लस ऑफ 60I2 इज इक्वल टू 3E2, हो गया ये हो जाएगा कितना 55I2 E1 कितना था 4 into 10 raised to power 6 और 3 गुना 6 है ना, 4 into 10 raised to power 6 4 into 10 raised to 4 मिली वोल्ट
और यहाँ से E1 हो गया 4 मिली वोल्ट और ये हो जाएगा 6 मिली वोल्ट। 4 और 6 कितना हो गया 10। सो करंट I2 कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू 10 बाय 55 मिली एम्पियर, विल इट बी? Yes, sir. चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन। 3E2 है ना, दोनों को ऐड कर रही है तो कैंसिल हो जाएगा। E1 विल बी 4 मिली वोल्ट और ये हो जाएगा 6 मिली वोल्ट। सो 4 + 6 10 मिली वोल्ट। I2 विल बी 10 मिली वोल्ट। I2 विल बी 10 बाय 55 मिली एम्पियर। एक I2 ये मुझे मिल गया। नाउ व्हाट विल बी I1? I1 कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, इसको यूज कर लेते हैं तो कैलकुलेट I1, चाहे इसको यूज कर लेते हैं, व्हिच वन यू वांट। सो दूसरा क्या है, माइनस ऑफ 5I1 प्लस 20I2 इज इक्वल टू E2। और I2 मुझे कितना आ गया 10 बाई 55 मिली एम्पियर, माइनस ऑफ 5I2 प्लस 20 इंटू 10 बाई 55 और E2 कितना था 2 मिली वोल्ट। So 5I2 प्लस 200 बाई 55 इज इक्वल टू 2। सब मिली में, ये तो वैसे रहने देते हैं, I2 भी मुझे मिली में मिल जाएगा। सो माइनस ऑफ 5I2, 2 माइनस 200 ऑफ 55, सो माइनस ऑफ 5I1, चलिए I2 कहाँ से, माइनस ऑफ 5I1 कितना हो जाएगा 110, माइनस ऑफ 5I1 55, माइनस माइनस उठ गया, किससे कटेगा ये 18 ना, 18 बराबर। I1 कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू 18 बाय 55 मिली एम्पियर। अब ये 5 ओम के थ्रू करंट कितना जा रहा है, आई लेट मी से दैट करंट इज I डैश। सो इफ आई राइट हियर करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेट से I डैश है वो, और I डैश किसके बराबर है I1 माइनस ऑफ I2, सो इंप्लाइज I डैश कितना हो जाएगा 18 बाय 55 minus 10 by 55, so I dash will be basically 8 by 55 milliampere. This will be the final answer. Got the point? Clear है calculation सभी को? Yes. Good. बाकी सभी को clear है बेटा? Is it clear to everyone? Yes, sir. चलो, simple calculation. चलो आगे बात करते हैं। अब मुझे एक बात बताना, कौस्तुभ समझा बेटा आपको कैलकुलेशन? यस सर। चलो अब मुझे एक बात बताओ, सोच समझ के बात करेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे इसको, बात पॉइंट को हम सही है। अगर मान लो यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और अंदर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रहा है, लेट्स से दैट इज ऑफ बी टेस्ला, और इस पे मेरा एक रॉड है जो स्लाइड हो रहा है और ये रॉड मूव कर रहा है मान लो v मीटर पर सेकेंड से, और इसका लेंथ आप L पकड़ लीजिए, दोनों रेल के बीच में रेजिस्टेंस R ओम का है। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मूव करेगा तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल जनरेट होगा, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल जनरेट होगा और इसमें करंट पास करना चालू कर देगा I एम्पियर का, राइट। सो पहली बात, इसमें मोशनल ईएमएफ कितना जनरेट हो जाएगा, विल दैट बी इक्वल टू BLV। मोशनल ईएमएफ कितना जनरेट होगा BLV के बराबर ना, और इसमें करंट कितना पास करेगा, सो विल दैट बी इक्वल टू EMF बाय रेजिस्टेंस। सो व्हाट विल बी करंट थ्रू दिस, विल इट बी इक्वल टू BLV बाय R। करंट कितना पास करेगा, क्या ये BLV बाय R करंट पास करेगी? Yes. ओके अब मुझे बात बताओ, अगर इस पे करंट BLV बाय R पास कर रहा है
और ये मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रखा हुआ है, सो विल दैट कंडक्टर एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स? कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है ये बात ना कि करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, दैट करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। तो अब तो इस कंडक्टर में करंट पास कर रहा है एंड दैट करंट इज इक्वल टू दिस BLV by R एम्पियर। अब अगर इस कंडक्टर में करंट पास कर रहा है और ये कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, सो विल दिस कंडक्टर एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स? Yes. Yes. किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स लेफ्ट कि टुवर्ड्स राइट? किधर एक्सपीरियंस करेगा ये? Towards left. टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि L वेक्टर ऊपर है, B अंदर से L क्रॉस B करोगे तो फोर्स इधर लगेगा, सो दिस विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स हियर। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर देगा। समझना बात ध्यान से, ये कंडक्टर इधर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव होने की वजह से कंडक्टर में एक मोशनल ईएमएफ जनरेट किया, एंड सिंस इट इज देयर इज अ रेजिस्टेंस हियर, तो ये मोशनल ईएमएफ की वजह से करंट बना। नाउ एज करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, it will experience magnetic force and that magnetic force is equal to what? कितना लगेगा magnetic force? Will it be equal to BLV, sorry, force क्या एक्ट होता है? Magnetic force is equal to what? BIL into sin theta, I into L vector cross B vector। तो थीटा तो यहाँ पे 90 है ऑफ कोर्स L और B के बीच में, सो मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट हो जाएगा? नाउ विल इट बी इक्वल टू B इंटू करंट की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग? BLV by R into L into sine of 90 degree। So what will be magnetic force here? B square L square V by R। क्या इतना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस कंडक्टर पे? एक्ट होगा? Yes. ओके, बरोबर है पॉइंट, क्लियर हो गया सबको ये बात है? इतना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, B square L square V by R। This much magnetic force will act on the conductor as the conductor is placed in a magnetic field और उसमें से करंट पास कर रहा है, और करंट पास होने की वजह से उस कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू दिस। Am I clear बेटा? समझा सभी को पॉइंट ये? Yes, sir. ओके, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इस कंडक्टर का जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगा? Yes. ऑफ कोर्स, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फोर्स दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो ऑब्वियस सी बात है ना कि वेलोसिटी इसका डिक्रीज करेगा। हाँ या ना? वेलोसिटी इसका डिक्रीज करेगा ना, बिकॉज ये वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए मुझे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स? Yes, sir. क्योंकि अगर आप ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो सिंस दिस मैग्नेटिक फोर्स इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा? वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करने लगेगा और फाइनली वो कंडक्टर जाकर रुक जाएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी इसको अपोज कर रहा था, सॉरी ये मैग्नेटिक फोर्स इसको अपोज कर रहा था। अब अगर मुझे इस वेलोसिटी को मेंटेन करना है तो मेंटेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और क्या ये एक्सटर्नल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा विल दैट बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स? हाँ, अगर मुझे वेलोसिटी को मेंटेन करना है तो क्या ये एक्सटर्नल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा? यस और नो? Yes, sir. Okay, now if it is the case, so force external कितना लगेगा? Magnetic force is what? B square L square V by R। so ये external force पावर कितना जनरेट करेगा? एक्सटर्नल फोर्स पावर कितना जनरेट करेगा? इज इट इक्वल टू F वेक्टर डॉट V वेक्टर? इंस्टेंटेनियस पावर अगर हम बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर कितना होता है? फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर, इज इट? Yes. Yes, sir. Now angle is here what? 90 degree, sorry angle is 0 degree between force and velocity, so that will be cos 01 हो जाएगा,
सो पावर एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, फोर्स आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। सो बेसिकली पावर एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हो उसकी वजह से पावर कितना जनरेट हो रहा है बेटा, इज इट इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। क्या इतना पावर जनरेट कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स? पावर Yes. पावर इज व्हाट, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पावर है, ये जो पावर है, सिंस ये रॉड का वेलोसिटी चेंज हो नहीं रहा, तो इस एक्सटर्नल पावर जो आप दे रहे हो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज हुआ नहीं, तो ये पावर गया कहाँ? To oppose magnetic force. अपोज मैग्नेटिक फोर्स। एक्चुअली नहीं, इसमें एक और बात समझना पड़ेगा, रेजिस्टेंस के थ्रू पावर का लॉस कितना होगा जरा चेक करते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस के थ्रू बात करें, अगर हम रेजिस्टेंस के थ्रू बात करें, सो रेजिस्टेंस में पावर कितना होता है, इज इट इक्वल टू आई स्क्वायर आर। रेजिस्टेंस में पावर कितना होता है, इज इट इक्वल टू आई स्क्वायर आर? याद है, भूल गया, आई स्क्वायर आर। अभी Yes. आई, हाँ आई कितना था हमारा, बी स्क्वायर, सो आई वाज व्हाट, दिस वाज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, यही था ना मेरे पास करंट। अभी यहाँ प्लेस कर देंगे, सो पावर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, सॉरी ये तो फोर्स था ना, करंट कितना था, बी एल वी बाय आर, क्या लिख रहा हूँ मैं, करंट कितना था, इज इट इक्वल टू बी एल वी बाय आर का होल स्क्वायर इंटू आर, ये होगा ना पावर, आई स्क्वायर इंटू आर होता है ना पावर, मैग्नेटिज्म में करंट में हमने पढ़ा था। सो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, आई आपको ऑलरेडी पता है बी एल वी बाय आर होता है, so पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय व्हाट, आर स्क्वायर इंटू आर। नाउ दिस आर एंड आर विल गेट कैंसिल, फ्रॉम हियर पावर कितना हो जाएगा, इज इट इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय व्हाट, क्या इतना पावर होगा? कुछ समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? इज इट क्लियर? ओके, मतलब जितना आप एक्सटर्नल फोर्स की वजह से पावर जनरेट करोगे वो टोटल पावर रेजिस्टेंस में पावर डेसिपेशन में चला जाएगा, एंड दिस इज दैट बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, यही आपका वो पावर है। क्वेश्चन समझ में आया सभी को, सॉरी कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस स्मृति, एक्सटर्नल पावर जो आप दोगे, दैट एक्सटर्नल पावर विल बी यूटिलाइज्ड बाय रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में वो पावर चाहिए, क्योंकि अगर वो रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए पावर नहीं देते ना, तो जो काइनेटिक एनर्जी का पावर है ना, एनर्जी है, वो एनर्जी वो रेजिस्टेंस ले लेते और काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाती। सिंस मुझे काइनेटिक एनर्जी मेंटेन करना है, तो रेजिस्टेंस में जितना पावर चाहिए वो आपका एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करके दे रहा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते ना, तो रेजिस्टेंस को एनर्जी देने के लिए इसका वेलोसिटी मतलब इसका काइनेटिक कम होने लगता और ये कम होकर रेजिस्टेंस में चला जाता, लेकिन ये काइनेटिक मुझे मेंटेन करना है, तो रेजिस्टेंस में जो एनर्जी का बर्बाद होगा वो आपको देना पड़ेगा बाहर से, तो ये मैं यहाँ से दे रहा हूँ टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर व्हाट आई सेड? Yes, sir. चलो गुड, कस्तूर क्लियर है ये पॉइंट यहाँ तक? Yes, sir. कनिका नारायणी क्लियर बेटा सबको ये पॉइंट? प्रथमेश क्लियर पॉइंट यहाँ तक? Yes, sir. चलो आगे बात करते हैं, तुम्हें करना है खुद से, मैं कुछ नहीं करूंगा, होल्ड करूंगा मैं। मान लो that we are having a rail here, और यहाँ पे मान लेते हैं कि क्या रेजिस्टेंस है, आर ओम का,
और इधर मेरे पास एक कंडक्टर है, लेंथ L दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है v टेस्ला का, और इसको इनिशियल वेलोसिटी मैंने दे दिया v0 मीटर पर सेकंड का। आपसे पूछ रहा हूं, और ये रॉड का मास दिया m kg। फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। करिए, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। करेक्ट बात है इसका। पहली बात, इसमें ईएमएफ करंट कितना पास करेगा, और मुझे पता है इस पे मैग्नेटिक फोर्स पीछे एक्ट हो रहा है, सो करंट कितना पास करेगा, BL V by R। सो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, इज इट B स्क्वायर L स्क्वायर V by R होगा ये मैग्नेटिक फोर्स, BIL sin थीटा होता है, so B स्क्वायर L स्क्वायर V by R। नाउ कैन आई राइट फोर्स दिस एज मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? और क्या मैं एक्सेलरेशन को कैन बी राइट दिस बेटा एज dV by dt। इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ dV बाई V, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, B स्क्वायर L स्क्वायर बाय MR इंटीग्रेशन ऑफ dt। यस और नो? और ऑब्वियसली बात ये रिटार्डेशन है, वेलोसिटी के अगेंस्ट है, तो मुझे इसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव हियर आएगा ऐसा पॉइंट। अब आप खुद देखो, जब आपका टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितना था, v0। किसी भी रैंडम टाइम t पे वेलोसिटी मान लो v है, dv by v will be what, ln v from v0 to v is equal to minus of b square L square from 0 to t। ठीक, सो ये कितना हो जाएगा, ln v mr into t, so ln v by v0 एंटी लॉग ले लो, e raised to power माइनस, शिफ्ट कर दो, ये रिलेशन होता है एक्सपोनेंशियल।
करेक्ट, क्लियर है पॉइंट ये? इस केस में अगर आप रॉड को ऐसे मूव कर रहे हो एंड इफ देयर इज अ रेजिस्टेंस, तो वेलोसिटी जो होता है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, और ये रिलेशन ये रहा v इज इक्वल टू v नॉट e रेज़ टू पावर माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर बाय mr इनटू t। माइनस साइन ये बता रहा है कि रिटार्डेशन है विच इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी था उसके अगेंस्ट ये मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है, और वेलोसिटी का टाइम के साथ ये रिलेशन है v इज इक्वल टू v नॉट e रेज़ टू पावर माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर बाय mr इनटू t। Am I clear? Okay, Smriti, leave it. I'll upload the lecture. No problem. Thank you, sir. Good, Prinika, very good. बाकी सभी को clear है? Kaustubh, is it fine? What I have done? Kaustubh, clear है? कुछ doubt है इसमें? पूछो. No, sir. Good. आ गया था आंसर, ये रिजल्ट आया था v is equal to v naught. Yes, sir. वेरी गुड. चलो और करो, खुद से ही करना है, मैं होल्ड करूंगा. अभी 2 ही केस कराऊंगा. इंडक्टर अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तो वो केस नहीं लूंगा. इंडक्टर पढ़ने के बाद वो केस करेंगे. मान लो इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता एंड दिस इज ऑफ C फैराड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होता B टेस्ला का, और यहाँ पे रॉड होता है. V नॉट दे दिया होता मैंने वेलोसिटी. अब बताइए find velocity as a function of time. हाँ करूं मैं? आया कुछ रिजल्ट? कैसे अप्रोच करेंगे इसको? चलो कोई बात नहीं, मैं करता हूँ इसको. कौस्तुभ को समझा कैसे करना है? So, charge on the capacitor as a function of velocity, और फिर उससे करंट निकालेंगे चार्ज से, और फिर उससे फोर्स कितना लगेगा वो निकाल सकते हैं. हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, करो सही कर रहे हो. हाँ प्लेनिका वैसे ही करना बेटा, करो अप्रोच. पहले तो इसमें ईएमएफ जो इंड्यूस होगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस, वो किसके बराबर हो जाएगा? VLV के बराबर. इस पे चार्ज कितना स्टोर होगा एट एनी वेलोसिटी v? Q इज इक्वल टू CV. तो Q कितना हो जाएगा? C इंटू BLV. सो दोनों साइड डिफरेंस, Q बेसिकली कितना हो जाएगा? BLC इंटू व्हाट? V. दोनों साइड डिफरेंशिएट करिए टाइम के साथ में. dq by dt, ऑब्वियस सी बात है BLC में कोई चेंज तो हो नहीं रहा है, दैट इज रिमेनिंग कांस्टेंट, into what we have dv by dt.
करो फटाफट, एक बार ट्राई करो, मैं होल्ड करता हूँ 2 मिनट के लिए। चलो, अच्छा इस केस में एक काम करो, एक यहाँ पे फोर्स भी लगा दो एक्सटर्नल, थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना। एक्सटर्नल फोर्स भी एक लगा दिया मैंने यहाँ पे, एफ न्यूटन का। सो इस केस में ये आपका डीवी बाई डी टी किसके बराबर हो गया बेटा? इज इट इक्वल टू एक्सेलरेशन? सो बेसिकली करंट कितना हो जाएगा? बी एल सी इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि एक फोर्स नहीं लगा होगा तो एक्सेलरेशन कैंसिल हो जाएगा। सो एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगा दो यहाँ पे, मेरे पास एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगा हुआ है। सो करंट कितना हो जाएगा? बी एल सी इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि ये जो टर्म है डीवी बाई डी टी, ये डीवी बाई डी टी किसके बराबर हो गया? एक्सेलरेशन। सो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, व्हाट विल बी दैट? बी आई एल इंटू साइन थीटा। सो मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट हो जाएगा? बी इंटू बी एल सी इंटू एक्सेलरेशन इंटू व्हाट? एल साइन 90 है यहाँ पे। सो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? Will it be equal to b square l square c into what? Acceleration. So what will be net force from here? Is it F minus of F magnetic? क्या नेट फोर्स हो जाएगा F minus of F magnetic? Yes, sir. है ना? अब अगर ये एक्सटर्नल F नहीं लगाओगे ना तो इसका एक्सेलरेशन और इसका कैंसिल हो जाएगा, मुझसे मिस हो गया, फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन, F minus of b square l square c into acceleration। इधर सेव कर दो। so, अगर मैं एक्सेलरेशन को कॉमन ले लूं, m प्लस कितना आ जाएगा? b स्क्वायर l स्क्वायर c into f। सो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? f by m प्लस b स्क्वायर l स्क्वायर into c। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो एक्सेलरेशन आपको यहाँ से मिल रहा है, ये एक्सेलरेशन मेरा वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट। सो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बेसिक। अच्छा समझ में आ रहा है एफ लगाने की जरूरत क्यों थी एक्सटर्नल में? क्योंकि अगर एफ नहीं लगाते ना बेटा तो इधर का एक्सेलरेशन और यहाँ का कैंसिल हो जाता, तो कैलकुलेशन करना इजी नहीं था फिर। सो डायरेक्टली आपको यहाँ पे एफ लगा दोगे, थोड़ा इजी हो जाएगा। नाउ दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सो ऑब्वियस ही बात है, हम काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा सकते हैं। सो वेलोसिटी v इनिशियल कितना दिया था? v नॉट प्लस f बाय m प्लस b स्क्वायर l स्क्वायर इंटू c इंटू t। अब ये वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो रिलेशन आया मुझे वेलोसिटी का टाइम के साथ में, ये रिलेशन कैसा है?
ये कैसा रिलेशन है? What kind of relation is this? लीनियर। यस। इस केस में अगर यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस, तो वेलोसिटी का रिलेशन लीनियर है। ये पूछता है एग्जामिनेशन में। अगर रेजिस्टेंस लगा होता तो रिलेशन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। अगर कैपेसिटर लगा होगा तो वेलोसिटी का रिलेशन क्या हो जाएगा टाइम के साथ में? लीनियर। सर अगर फोर्स नहीं लगा होता तो कैसे करते हैं? तो भी अगर फोर्स नहीं लगा होता तो उस केस में क्या करते? आपका नेट फोर्स सिर्फ एफएम हो जाता, मैग्नेटिक फोर्स ही होता नेट। और ये जो फोर्स है Yes. ये जो फोर्स है वो खुद एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा था। अगर ये सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लगा होता, सिर्फ मैग्नेटिक लगा होता, और ये मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया? इज इट इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू सी इंटू व्हाट? एक्सेलरेशन। अब ये जो फोर्स अगर आप देखोगे, ये मास इंटू एक्सेलरेशन करोगे, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर मैं ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा ना, तो इधर का एक्सेलरेशन और इधर का कैंसिल हो जाएगा, तो वी कांट कैलकुलेट एक्सेलरेशन इन दैट केस। जैसे आपको ये मैग्नेटिक फोर्स जो हो गया, ये कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू सी बाई ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन बेसिकली कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू सी। अब ये एक्सेलरेशन को यहाँ रखना पड़ता, यहाँ पे एफएम हो जाता मैग्नेटिक फोर्स, और आपको पता ही है कि मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट लग रहा है इस केस में। अगर वेलोसिटी मेंटेन है तो, अगर वेलोसिटी मेंटेन नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स चेंज होगा। Am I clear? So that's why यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स लगाने की जरूरत है एक्सटर्नल में, ताकि मुझे एक्सेलरेशन में इजीली कैलकुलेट कर सकूं। Am I clear? कौस्तुभ समझ में पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा होता तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर पाना टफ था, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स भी अननोन है, एंड इन दैट केस दैट मैग्नेटिक फोर्स विल बी डिक्रीजिंग। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि सिर्फ अगर ये एफ नहीं लगा होता, सिर्फ ये एफ एम होता, तो इसका वेलोसिटी रिटार्ड करता, एंड ड्यू टू दिस रिटार्डेशन ऑफ वेलोसिटी ये मैग्नेटिक फोर्स डिक्रीज करता। तो इन दैट केस क्वेश्चन विल बी कॉम्प्लिकेटेड, हम उसमें कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राइट साइड में डीवी बाई डी टी था और लेफ्ट साइड में भी डीवी बाई डी टी था, दैट विल बी नलिफाइड ईच अदर। So therefore, to make calculation, we need to apply some kind of external force here. Is it clear? और अगर ये फोर्स आप यहाँ कांस्टेंट लगा रहे हो, उस केस में आपका वेलोसिटी टाइम के साथ ऐसे डिपेंड कर, और एक्सेलरेशन आपको कांस्टेंट मिल रहा है। Am I clear बेटा? समझ में आया पॉइंट ये? Yes, sir. गुड, वेरी गुड। कौस्तुभ क्लियर है पॉइंट ये? समझ में आया कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली? Yes, sir. ओके। अगर यहाँ पे कैपेसिटर की जगह पर रेजिस्टेंस लगा होता, ये वेरिएशन एक्सपोनेंशियल होता, और अगर ये सॉरी यहाँ पे अगर कैपेसिटर है और अगर आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, तो ये वेरिएशन आपका लीनियर है। अब अगर हम एक्सटर्नल नहीं लगाते तो कैलकुलेशन कर पाना डिफिकल्ट होता, क्योंकि उस केस में लेफ्ट हैंड साइड में भी डीवी बाई डी टी था, राइट हैंड साइड में भी डीवी बाई डी टी था, दे विल बी नलिफाइड ईच अदर, तो हम वहां से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, फिर मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है? समझ में आ गया? अगर एक्सटर्नल नहीं लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? अगर आप एक्सटर्नल नहीं लगाओगे ना, तो उसके मैं बता देता हूँ, अगर एक्सटर्नल नहीं लगाओगे तो उस केस में क्या हो गया? एफ नेट सिर्फ मैग्नेटिक के बराबर हो जाएगा, और एफ नेट को हम क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू सी इंटू एक्सेलरेशन। तो बेसिकली ये नलिफाई हो जाएगा, तो यहाँ से हम एक्सटर्नल कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे। Yes, sir. तो उस केस में कैसे अप्रोच करें प्रॉब्लम उस को? केस में प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करें? अच्छा, इस केस में प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे? इस केस में कैलकुलेशन कर पाना इज डिफिकल्ट। एंड व्हाई इट इज डिफिकल्ट? बिकॉज आप समझना बात, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लग गया,
अब b स्क्वायर l स्क्वायर इंटू c इंटू एक्सेलरेशन. अब fm इज इक्वल टू व्हाट, b स्क्वायर l स्क्वायर इंटू c इंटू ये कितना हो जाएगा dv बाई dt. अब आपको यहाँ से ये देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फोर्स टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कितना था, b स्क्वायर l स्क्वायर c इंटू मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट हो रहा था, यहाँ से आपने करंट निकाला, ये रिजल्ट था. सो मैग्नेटिक फोर्स ये हो गया. अब आपको ये देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फोर्स टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा था, वो रिलेशन आपको दिया होगा, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम दिया होगा, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ टाइम, ये रिलेशन आपको दिया होगा. बाद में आप dt को इधर शिफ्ट करोगे, दोनों साइड क्या कर लोगे, इंटीग्रेट टू गेट द रिजल्ट. एम आई क्लियर नाउ, समझ में अभी प्रॉपर्ली? यस. गुड. अब देखो EMF ड्यू टू रोटेशन, EMF ड्यू टू रोटेशन. इसको जरा देखते हैं. मान लो कि एक रॉड ऐसे है. सो वी आर हैविंग अ रॉड हियर. ऐसे मान लीजिए मेरा कोई एक रॉड है और इस रॉड को इस पॉइंट पे प्लग कर दिया है और इसको इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं विथ ओमेगा रेडियन पर सेकंड, और मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में इनवर्ड डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है. तो क्या इसमें ईएमएफ जनरेट होगा? यस. है ना, ऑफ कोर्स ईएमएफ जनरेट होगा. मान लो इस रॉड का जो पूरा लेंथ दिया है वो एल दिया हुआ है. सो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो वेलोसिटी इधर है. अच्छा, विच विल बी एट हायर पोटेंशियल? The outer one, farthest point from the people. This will be at the higher. Yes, sir. अच्छा, एनालाइज करके जरा बताओ कौन सा हायर पोटेंशियल पे है. अच्छे से एनालाइज करके बताओ. फिक्स पॉइंट. हाउ कम बेटा फिक्स पॉइंट कैसे है हायर पोटेंशियल पे? Which one is the higher at the higher potential? इस केस में कौन सा हायर पोटेंशियल? कौन सा हायर पोटेंशियल पे? सोच के बताना. V क्रॉस B का डायरेक्शन देखो ना भाई, कहाँ पे फोर्स लग रहा है पॉजिटिव चार्ज पे? अगर आप ऐसे देख, क्या V इधर है B इधर है, तो V क्रॉस B करोगे तो क्या यहाँ पे लग हायर पोटेंशियल होगा और यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल होगा? लोअर ना. अगर इसी ओमेगा को मैं ऐसे ले लूं, अगर मैं इसी ओमेगा को ऐसे ले लूं, मान लो ऐसे घूम रहा है ओमेगा रेडियन पर सेकंड. अब बताओ किधर होगा, कौन हायर होगा कौन लोअर होगा? अब हाँ बोले, इस केस में कौन हायर कौन लोअर? Farthest one. हाँ, ऊपर वाला पॉइंट हायर होगा, नीचे वाला पॉइंट लोअर. करेक्ट. बट अगर आप उल्टा घुमाते तो ये हायर होता है, ये लोअर. दैट विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन. अब आप क्या करोगे कि यहाँ से x डिस्टेंस पे जाओ और dx थिकनेस का एक एलिमेंट ले लो, और इस dx थिकनेस का जो EMF होगा इंड्यूस, वो DE होगा. सो DE कितना हो जाएगा? DE कितना हो जाएगा? लेट बी इक्वल टू B इंटू L B I BVL होता है ना, BLV होता है, बट यहाँ पे लेंथ की जगह पे क्या लेना पड़ेगा आपको? dx इंटू V. अब यहाँ का जो वेलोसिटी होगा V, will that V will be equal to what? x ओमेगा. V is equal to r ओमेगा होता है ना. सो यहाँ का d कितना हो जाएगा? B इंटू dx, और वेलोसिटी की जगह पे क्या करोगे? x ओमेगा. सो DE will be equal to, हाँ करेक्ट है दोस्तों, B ओमेगा
x into dx. This is from 0 to L, 0 to E. So E हो गया from 0 to E. B omega x square by 2 from where? 0 to L. Place कर दो limits. EMF minus of 0, B omega L square minus 0 का square by 2. So EMF कितना induce हो जाएगा? B omega L square by 2. Am I clear? Yes, sir. Good. ये बेसिकली क्या है? EMF due to rotation. Is it okay? समझ में आया पॉइंट सभी को? Good. So rotation की वजह से ये EMF होगा and that EMF will be equal to B omega L square by 2. सिर्फ क्लियर बेटा? समझा सबको पॉइंट? ये क्लियर कट? समझ में आ गया? EMF ड्यू टू रोटेशन कितना होगा? B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2. ध्यान रखना है लेंथ वेक्टर है. इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर. अब मान लो मैं आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ. इसमें मेरा मान लीजिए रिंग है और इसका रेडियस r दिया हुआ है. मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है ना? सो मैग्नेटिक फील्ड इज इन द इनवर्ड डायरेक्शन. So लेट्स से ये वाला पॉइंट मेरा A है, ये वाला पॉइंट B है, पॉइंट C और ये पॉइंट D. बताइए फाइंड potential at A minus potential at B, potential at C minus potential at D. बताइए क्या होगा आंसर इसका? खुद से सोच समझ के करो फिर मैं कर. ओके हाँ बराबर. रोटेशन देना पड़ेगा मुझे. इट इज रोटेटिंग ओवर दिस पॉइंट with omega radian per second. करें
मुझे बताओ, अगर आप ए और बी के बारे में एनालाइज करोगे तो ए और बी में हायर पोटेंशियल पे कौन होगा? लेंथ वेक्टर है, ए होगा। वेरी गुड बेटा। सो obvious सी बात है, पोटेंशियल एट ए विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी, है ना? ओके, नाउ इस पे कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? वी ए माइनस बी बी, दिस इज बी बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। अभी एल किसके बराबर है? इज इट इक्वल टू 2 आर? नहीं बेटा, कॉस तो गलत है। ये कितना आ जाएगा? विल इट बी इक्वल टू 2 आर? सो पोटेंशियल एट ए माइनस ऑफ पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू बी ओमेगा 2 आर का होल स्क्वायर बाय 2। So therefore potential at A minus of potential at B is 4b omega into r square by 2. So implies what we are having, that potential at A minus potential at B is 2b omega into r square volt. Will it be the case? Yes, sir. Okay. Now मुझे इसके बारे में पूछा गया, potential at C minus potential at D. अब मुझे एक बात बताइए, ये डिस्टेंस r, ये r, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? Will it be equal to root 2r? सो बी पार्ट में आपसे पूछ रहा हूं मैं, पोटेंशियल एट सी माइनस ऑफ पोटेंशियल एट डी। अब मुझे बताओ सी और डी में हायर पोटेंशियल पे कौन है? व्हिच वन इज एट द हायर पोटेंशियल? सी हायर पोटेंशियल पे कि डी हायर पोटेंशियल पे है? इमेजिन करो ना लेंथ वेक्टर ये, सो व्हिच इज एट, ऐसे रोटेट हो रहा है, सो वी क्रॉस बी करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कौन हायर पोटेंशियल पे? इज इट सी? हां, गुड। सो क्या पोटेंशियल एट सी विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट डी? होगा पोटेंशियल एट सी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट डी? हाँ। So, अगर आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे BC माइनस ऑफ BD, so इस B here, हाँ प्लानिका, ये देखो बेटा लेंथ वेक्टर आपका ऐसे हो गया B और C के बीच में। सो नाउ दिस इज लेंथ वेक्टर और इसका वेलोसिटी ऐसा है V इस डायरेक्शन में। सो V इधर, B अंदर, सो V क्रॉस B करोगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा। अगर ऐसा वायर होता तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऐसे लगता, तो यहाँ पे प्लस एक्यूमुलेट होता और यहाँ पे माइनस एक्यूमुलेट होता। सो देयरफॉर दिस इज एट द हायर पोटेंशियल एंड दिस वन इज एट द लोअर पोटेंशियल। व्हाट द पॉइंट? हाँ, वेरी गुड। सो इधर हो गया रिजल्ट आपका ऐसे, रूट 2 आ रहा था, BC माइनस और BB है, BD नहीं, BB. So from here VC, so from here PC minus of BB is B omega L square by 2। जो मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट था वही लगाना है और क्या लेंथ वेक्टर लेना है। VC minus of BB is equal to B omega root 2r का whole square by 2। BC minus of BB 2B omega, so therefore VC minus of BB r square volt। Is it clear? Yes, sir. Good. समझा सभी को? Is it fine to everyone? Is it clear to everyone? सबको समझ में आ गया प्रॉपर्ली? यस सर। और करा दो कि कुछ डाउट है? और करा दो या क्लियर है पॉइंट? और करना है? सर सेकंड वाले में वाज BC minus VD ना, ये पॉइंट कौन सा था? बी है ना बेटा, VC माइनस VB। बट द सेकंड हाँ हाँ, गलती लिख दिया मैं, VC माइनस VB होगा, क्योंकि ये पॉइंट के बाद पूछ रहा हूँ, इस पॉइंट के बाद। ओके, बरोबर है सबसे? और करा दो कि समझ में आ गया सबको? कौस्तुभ, इज इट क्लियर प्रॉपर्ली? नारायणी, सबको क्लियर है बेटा ये पॉइंट? कर लोगे इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा?
यस सर। चलो ज्यादा टाइम पास नहीं करते, असाइनमेंट में और दे दूंगा मैं। सो दो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक हमने रोटेशनल वाला कॉन्सेप्ट और एक ये फोर्सेस वाला कॉन्सेप्ट एंड ऑल दैट। अब जरा देखिए, सो रिवाइज करना बेटा प्रॉपर्ली, इसका लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब देखिए, मान लो कोई सरफेस है, ऐसा कोई फील्ड है और इसमें क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मान लेते इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, है ना। so, इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, यहाँ पे कोई भी एक ऐसा लूप पकड़ लेते हैं इसके अंदर, अगर इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस लूप में क्या ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा? यस सर। अच्छा, वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किसके बराबर होगा? विल इट बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई बी बाई डी टी? होगा माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी, ईएमएफ जो इसके अंदर इंड्यूस होगा। Yes, sir. ओके, अब ईएमएफ मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस एंड दैट इज डी फाई बी बाई डी टी। अगर हम इसको थोड़ा और एनालाइज करें, सो फाई बी कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बी ए इंटू कॉस थीटा, और इस पर्टिकुलर केस में कॉस थीटा मेरा 0 है, सॉरी थीटा 0 तो cos 0 इज 1। सो अगर आप देखोगे एरिया भी मैंने कांस्टेंट रखा है, सो व्हाट वी कैन से कि ईएमएफ जो मेरा इंड्यूस हो जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ एरिया इनटू डीबी बाय डीटी। क्या पहले इन जनरली पढ़ लेते, छोड़ो फिर एक बार करा दूंगा। ईएमएफ कितना इंड्यूस हो जाएगा, माइनस ऑफ डी बी बाय डीटी, है ना। अब ईएमएफ जो होता है यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इज इट इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर? सर साइक्लिक नहीं, साइक्लिक नहीं, सिर्फ इंटीग्रेशन है। सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल लिखते हैं क्या? सर नहीं तो वो 0 हो जाएगा ना। 0, वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना साइक्लिक इंटीग्रेशन में। क्या यहाँ पे अगर मैं कंप्लीट साइकिल में जा रहा हूँ कौस्तुभ, तो क्या मेरा ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 है? अगर मैं इस कंप्लीट साइकिल में जा रहा हूँ तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस 0 है इस केस में? यस सर। कैसे? डी फाइव बी बाई डी टी सर पोटेंशियल, डी फाइव बी बाई डी टी, सुनो ध्यान से, डी फाइव बी बाई डी टी क्या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड को चेंज होने की वजह से? Yes, sir. तो अगर डी फाइव बी बाई डी टी अगर क्लोज लूप में मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इस केस में 0 होगा कि नॉन 0 होगा? साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल 0 होगा कि नॉन 0 होगा? नॉन जीरो। नॉन 0, बिल्कुल नॉन। अरे भाई ये क्लोज लूप है ना, इस क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, और अगर साइक्लिक इंटीग्रेशन में क्लोज लूप में अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर 0 होगा कैसे? तो नॉन 0 होगा, है या नहीं? सो कैन वी राइट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे कैन वी राइट दिस इज साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? Yes, sir. लिख सकते हैं? सब लोग सोच के बोलना भाई, थोड़ा नया कॉन्सेप्ट और इंटरेस्टिंग चीज पढ़ा रहा हूँ। सिंस यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स में को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने की वजह से इस क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया तो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर 0 कैसे होगा? तो नॉन 0 हो जाएगा। एंड कैन वी राइट हियर इन द प्लेस ऑफ दिस ईएमएफ एज cyclic integration of E vector dot dl vector is equal to what? Minus of d phi b by dt. Can we write this? क्या हम इसको लिख सकते हैं?
लिख सकते हैं क्या? सोच के बोलो, कैन वी राइट दिस? ओके, अब मुझे बताओ कि ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्जर्वेटिव फील्ड है कि नॉन कॉन्जर्वेटिव फील्ड है? नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कॉन्जर्वेटिव। ध्यान रखना, मैंने शायद कल ऑफलाइन लेक्चर में भी ये बात बताया था आपको कि एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊंगा जो नॉन कंजर्वेटिव होगा नेचर में। चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो कंजर्वेटिव होता है, इसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर 0 होता है। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होता है, और उस केस में साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर 0 ना होके वो नॉन जीरो होता है। गेटिंग द पॉइंट? अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड is non-conservative in nature। ये जो फील्ड बना, ये फील्ड आपका नॉन कंजर्वेटिव होता है नेचर में, ये कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह का होता है, कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। स्टैटिक चार्ज यानी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो कंजर्वेटिव होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव। इस फील्ड के लिए अगर आप देखोगे तो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा? 0, इस फील्ड के लिए, चार्ज वाले के लिए। लेकिन यहाँ पे ये फील्ड ये आपका नॉन जीरो होगा, एंड देयरफॉर इट इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। एम आई क्लियर विद दिस? Yes. समझ? हाँ, वेरी गुड, समझ में आया सबको पॉइंट? ये क्लियर है सबको पॉइंट? Yes, sir. गुड। फर्स्ट तो जमा कॉन्सेप्ट, ये कौन सा फील्ड है? यस हाँ, ये एक अलग टाइप, मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ, चाहूँ तो लिख लो स्टार मार्क। देखिए पॉइंट, कि चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो कंजर्वेटिव होता है नेचर में, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है नेचर में, और इस केस में साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर 0 ना होके इट विल बी नॉन जीरो, और यहाँ पे ये 0 हो जाए बिकॉज इट इज कंजर्वेटिव, एंड इट विल बी नॉन जीरो बिकॉज इट इज नॉन कंजर्वेटिव। Am I clear properly? Okay. हाँ, बिकॉज वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से फील्ड नहीं बन रहा है, वो स्टैटिक चार्ज की वजह से बन रहा है कॉस्ट। एंड सिंस वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से फील्ड नहीं बन रहा है, इसलिए वो कंजर्वेटिव है, ये नॉन कंजर्वेटिव। इज इट ओके? जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से फील्ड बनेगा, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो नॉन कंजर्वेटिव होगा नेचर। Am I clear? यस सर। ओके, सब अच्छा। अब जरा इस पे और एनालिसिस करते हैं। मान लो कि कोई एक पाथ लेता हूं अंदर की तरफ, छोटा सा ले लिया, सच दैट इसका जो रेडियस दिया है वो स्मॉल आर दिया है। सो मेरे पास क्या रिलेशन आया? ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बी बाई डी टी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, सो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, राइट? एरिया तो उतना ही है। अब देखो, अगर ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो इसमें करंट इंड्यूस करेगा और पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस करेगा, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। एंगल आपका ऑफ कोर्स 0 डिग्री होगा। सो व्हाट वी कैन से, E into dl is minus of area into dB by dt। बोल सकते हैं क्या? So electric field into dl minus of pi into small r square into what we are having, dB by dt।
है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 2 पाई इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू व्हाट, डीबी बाई डी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इज इट आर बाई 2 इंटू डीबी बाई डी। अंदर वाले पॉइंट के लिए ही होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो। यस मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं, डायरेक्शन मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा इलेक्ट्रिक। अच्छा, सरफेस पे कितना होगा, ऑन सरफेस कितना हो जाएगा। सो ऑब्वियस सी बात है, स्मॉल आर किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर, यहाँ प्लेस कर दोगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू आर बाई 2 इंटू डीबी बाई डी। होगा, ये का केस था जब मेरा r वाज लेस देन कैपिटल R। यस और नो। सरफेस पे कितना हो जाएगा, r by 2 into what, dB by dt, and we are assuming that dB by dt is a constant here, है ना। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने का रेट है उसको मैंने कांस्टेंट पकड़ा है, ये टर्म को कांस्टेंट लिया। ये वेरिएबल भी हो सकता है, बट राइट नाउ वी आर हैविंग दिस टर्म एज कांस्टेंट। इज इट ओके, क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। Yes, sir. ओके अब अगर आप आउटसाइड देखोगे, अब अगर मैं आउटसाइड देखता हूँ, सो व्हाट विल बी आउटसाइड हियर। इस केस में क्या ये मुझे जो लूप लिया मैंने अंदर की तरफ, क्या ये लूप मुझे बाहर लेना पड़ेगा, ये लूप आपको किधर लेना पड़ेगा, बाहर ना, आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए देख रहे हैं। so, अगर आप ये लूप को बाहर ले लोगे सच दैट कि इसका रेडियस जो दिया है वो मेरा स्मॉल आर है। अब क्या लिख सकते हैं बेटा, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एल इज इक्वल टू माइनस एरिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स तो इसी में चेंज हो रहा है, ई इंटू डी एल का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे क्लोज लूप में, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 पाई आर। क्या रिजल्ट मिल जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर, pi r square into what, dB by dt. Now this pi and pi will get cancelled. So electric field कितना हो जाएगा, r square by 2 into small r, r square by 2 into small r into what we are having, dB by dt. और ये हमने फिलहाल क्या पकड़ा है, कांस्टेंट। ये होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। यही होगा या नहीं, will this be electric field outside everyone? यस Okay, so ग्राफ बनाते हैं इसका, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ में कैसा ग्राफ बनेगा। so, आप देखो अंदर तो आपका ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, डायरेक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा सरफेस में, और बाद में 1 बाय आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो अगर आप इसको ग्राफ में कन्वर्ट करोगे, लेट से दैट इट इज समवेयर हियर, सो यहाँ पे अगर मैं आर पकड़ लेता हूँ, एंड हियर वी आर हैविंग लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम में, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे तो इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम जाएगा, और बाद में क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी के साथ डिक्रीज करने लगेगा। आर ये आपका पीक हो गया, ऐसा ही होगा ना ग्राफ। Yes, sir. गुड, ठीक, क्लियर है, प्रॉपर्ली समझ में आ गया कैसा किया हमने।
नारायणी, कौस्तुभ, प्रणिका, क्लियर बेटा सबको ये पॉइंट? यस सर। गुड कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना। कांस्टेंट चार्ज यानी चार्ज की वजह से जो फील्ड बनता है वो कंजर्वेटिव होता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होता है, और ये वाला फील्ड कंजर्वेटिव है। इसमें साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर 0 होता है, बट इस केस में साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर 0 नहीं होता, ये फ्लक्स के चेंज होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है क्लोज लूप में। अगर क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा तो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल 0 कैसे होगा? तो नॉन जीरो हो। दैट इज व्हाट ये फील्ड है। एंड दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो तरह का होता है, वो कंजर्वेटिव भी हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है। अगर पॉइंट सोर्स है तो कंजर्वेटिव, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज सोर्स है तो नॉन कंजर्वेटिव। एम आई क्लियर? समझ गया प्रॉपर्ली सबको पॉइंट ये? यस सर। ठीक है, फिर विल वाइंड अप फॉर टुडे। अगले लेक्चर में इसी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पे और डिस्कशन हम लोग करेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो ठीक Thank you, sir. है, बाय थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय।